श्री सचिन पायलट जी को, श्री विश्वेंद्र सिंह जी को और श्री रमेश मीना जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है। देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, कांग्रेस विनाश की तरफ बढ़ रही है। कांग्रेस अपने ही नेताओं को अपमानित करती है। कोई भी राहुल गांधी के लिए खतरा न बन जाए, चाहे वो सचिन पायलट हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया। पूरे राजस्थान और देश ने देखा कि किस प्रकार से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा कि किस प्रकार से राजस्थान के विधायकों को खरीदने की साजिश की जा रही थी। मैं सोचता हूँ इनका अधिकार है मुख्यमंत्री का, लेकिन अब जिस स्थिति में आ गए हैं उसमें ये तय नहीं है कि इनके पास बहुमत है कि नहीं है। मैं सोचता हूँ राजस्थान की विधानसभा के फ्लोर पर बहुमत सिद्ध होने के बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार करें तो जनता के प्रति न्याय होगा। इसमें षड्यंत्र चल रहा था और हम सबको जानकारी थी कि ये षड्यंत्र बहुत बड़ा है, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है और ये चलता रहा और जो स्थिति आज पहुंची उसी कारण पहुंची है कि हमारे कुछ साथी गुमराह होकर के चले गए दिल्ली के अंदर। मेरा ये कहना है कि बहुमत है या नहीं इसका निर्णय न तो आज मैं कर सकता हूँ न जनता कर सकती है। राजस्थान की विधानसभा का फ्लोर ही इसको निर्णय करेगा। अच्छा होगा लोकतंत्र के हित में कि विस्तार करने का अधिकार यदि विधानसभा से बहुमत इनके पक्ष में आ जाता तो करेंगे, तो लोकतंत्र का सम्मान होगा, बाकी लोकतंत्र की अपमान होगा। राजस्थान का घमासान जारी है। आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और एक बार फिर से ये घमासान चरम पर है क्योंकि एक तरफ मंत्री पद से और अध्यक्ष पद से सचिन पायलट को तो पार्टी ने हटा दिया है, लेकिन सचिन पायलट ने अपने पत्ते नहीं खोले बताया जा रहा है। इस बीच गहलोत अपनी गद्दी संभालने के लिए तैयारी पूरी दिखा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कलराज मिश्र राज्यपाल से मुलाकात की थी और अब 7:30 बजे कैबिनेट की पहली बैठक इस विवाद के बाद वो आज करने वाले हैं। शाम 7:30 बजे ये कैबिनेट की बैठक होगी। परिस्थितियां क्या है हम चर्चा करेंगे। टक्कर में सुधांशु त्रिवेदी जी और पवन खेड़ा हमारे साथ शामिल होंगे, लेकिन इससे पहले कि हम आपको अपनी रिपोर्ट दिखाएं, चर्चा की शुरुआत करें। आप देख रहे हैं सीएम गहलोत के आवास पर ये दोनों बैठकें होनी है। सचिन पायलट पर सोनिया से युवा कांग्रेसी नेताओं की बातचीत हुई है। ये बड़ी खबर है क्योंकि न सिर्फ जितिन प्रसाद बल्कि दीपेंद्र हुड्डा ने भी बातचीत की है सोनिया गांधी से। इस बीच एक एक करके कई लोग हैं, चाहे वो प्रिया दत्त है, जितिन प्रसाद है, खुलकर इन्होंने ट्वीट किया सचिन पायलट के पक्ष में और कहा प्रिया दत्त ने कि महत्वाकांक्षा खराब चीज नहीं होती है। दूसरी तरफ जितिन प्रसाद ने भी अपने ट्वीट में खुलकर सचिन पायलट का साथ दिया है। कांग्रेस ने अपने 2 युवा नेता खो दिए हैं। कपिल सिब्बल आपको याद होगा, सबसे पहले उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि घोड़े से जब सारे अस्तबल से सारे घोड़े निकल जाएंगे तब क्या पार्टी जागेगी। और अब आप देख रहे हैं कि एक कतार ऐसे नेताओं का जो कांग्रेस पार्टी में खुलकर शायद पहली बार ये कह रहे हैं कि वो इस बात से बहुत दुखी है कि पार्टी अपने युवा नेताओं को खो रही है। जल्दी से आपको लिए चलते हैं, शरद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बवाल चल रहा है, तस्वीर साफ नहीं है। बीजेपी कह रही है शरद की फ्लोर टेस्ट कीजिए, आप अपना बहुमत साबित कीजिए और आज कैबिनेट की पहली बैठक करने वाले हैं। किस मूड में है गहलोत अभी? अंजना देखिए, मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं, उससे क्लियर हो जाएगा कि ये जो यहाँ होटल में रखे हुए हैं, होटल के सामने सिक्योरिटी वालों का तंबू और टेंट बन रहा है, यानी कि तंबू लग रहा है। अभी वक्त लगेगा। यहाँ होटल में विधायक जो हैं वो लंबे समय तक रहने के लिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी की जा रही है, क्योंकि पता नहीं कब तक होटल में रखा जाएगा। नंबर गेम पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है कि अशोक गहलोत के पास कितना है। 101 है, 102 है, 101 में सरकार बचनी है, 102 में है तो एक बहुमत रहनी है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर कब तक इस तरह से विधायकों को घेर कर रखा जाएगा। ये फेयरमाउंट होटल भी जरा दिखाइए एक बार शरद एक बार दिखाइए ये जो किला है गहलोत जी ने जहां अपने विधायकों को रखा, एक बार दिखाइए ये किला जो उनके दोस्त का होटल है।
ये मैं दिखाना चाहता हूँ। ये तस्वीर है, यहाँ से अंदर जाते हैं, इस तरह से देखा जा सकता है किस तरह से कितना पुख्ता सिक्योरिटी रखी गई है कि कोई गाड़ी से अंदर आ जा नहीं सकता। कोई गेट पे आता है तो पुलिस वाले से रोकते हैं, अंदर से इजाजत ली जाती है तब जाने दी जाती है। मतलब इस तरह से पहरेदारी में विधायकों को रखा जा रहा है। ऐसे कब तक सरकार चलेगी अब समझा जा सकता है। इतनी जबरदस्त किलाबंदी है यहाँ पर कि विधायकों को, एक विधायकों को दो पुलिस की गाड़ियां संभाल रही है। अब सवाल उठता है कि सचिन पायलट को आपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से बर्खास्त कर दिया है, उप मुख्यमंत्री से बर्खास्त कर दिया है, लेकिन कांग्रेस के लिए जरूरी है कि पायलट उनके साथ रहें, क्योंकि 22 विधायक अगर उनके साथ हैं तो 22 विधायक जाने के बाद आप लंबे समय तक सरकार चला नहीं सकते। 101 जरूरी होता है, अगर 101 है आपके पास तो उससे लंबे समय तक सरकार चल नहीं सकती विधानसभा अध्यक्ष के भरोसे। ये कांग्रेस इस बात को जानती है, इसीलिए पायलट को बाहर का रास्ता नहीं दिखाया गया है। और जहां तक अशोक गहलोत की बात है, अशोक गहलोत लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि पायलट से मुझे छुटकारा दिया जाए। और आज गांधी परिवार ने एक सेकंड, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक जल्दी से शरद एक और सवाल है। आप कह रहे हैं कि अभी ये तूफान रेगिस्तान का खत्म नहीं हुआ है, लेकिन पार्टी से भी बाहर का रास्ता नहीं दिखाया गया है। क्या कोई गुंजाइश रखने की इस वक्त कोशिश दिखती है? इधर खबर आ रही है कि सोनिया गांधी से तमाम युवा नेता बात कर रहे हैं, जिसमें दीपेंद्र हुड्डा से लेकर जितिन प्रसाद है। क्या मतलब है इसका? क्या कहीं पर कोई गुंजाइश छोड़ी जा रही है वापसी की भी? कोई दरवाजा खुला है? गुंजाइश छोड़ी जा रही है। अभी आज तक से बर्खास्त मंत्री रमेश मीणा ने बातचीत की है। उन्होंने कहा कि हम पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी के अंदर हमने कुछ मांगे रखी थी, हमने कोई अनुशासनहीनता नहीं की है। अपने वरिष्ठ नेताओं से बात करना, अपनी मांगे रखना कोई अनुशासनहीनता नहीं है। यानी कि गुंजाइश है। अभी भी सचिन पायलट इंडियन नेशनल कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट पर हैं, उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी है, वो पार्टी के अंदर है। और जितने भी वहां विधायक हैं, मंत्री हैं, सब कह रहे हैं कि हम कांग्रेस छोड़ने नहीं जा रहे हैं, पार्टी के अंदर रहकर संघर्ष करेंगे। और ये देखिए, संघर्ष की जहां तक बात है, मुझे याद है अशोक गहलोत की बात, वो जब कांग्रेस के संगठन महासचिव थे और शीला दीक्षित के खिलाफ वो अगुवाई कर रहे थे, जो नाराज थे, तो उनके पक्ष में कहा था शीला दीक्षित के बारे में कि मियाँ जी घोड़ी चढ़े तो चढ़े, नीचे वालों की सलाम तो ले लें। तो यही बात नाराज विधायक कह रहे हैं जो अशोक गहलोत उस समय बोले थे शीला दीक्षित के बारे में कि मियाँ जी घोड़ी चढ़े तो चढ़े, नीचे वालों की सलाम तो ले लें। ये बात कांग्रेस के जो नेता वहां गए हैं वो कह रहे हैं कि हम पार्टी नहीं छोड़ने जा रहे हैं, पार्टी के अंदर संघर्ष करेंगे। ठीक है, धन्यवाद शरद, आपका नजर बनाए रखिए। जैसे कोई हलचल, कोई जानकारी, हम फौरन आपके पास आएंगे। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी और पवन खेरा जी इस बहस में जुड़ रहे हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ राजस्थान के बीजेपी अध्यक्ष भी होंगे। हमारे साथ रायबरेली से विधायक अदिति सिंह भी जुड़ेंगी। चर्चा आप सभी से करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। बेशक सचिन पायलट को कांग्रेस ने राजस्थान की डेप्यूटी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया है। बेशक राजस्थान के राजनीतिक दंगल का पहला राउंड अशोक गहलोत ने जीत लिया है, लेकिन राजस्थान का फाइनल सियासी सीन अभी बाकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि पायलट ने अभी तक अपने सभी पत्ते खोले नहीं है। अभी भी उनकी ओर से कैमरे पर कोई बयान नहीं आया है। वो दावा कर रहे हैं, किसी को इंतजार है उनके अगले कदम का तो अशोक गहलोत को है। इस बीच अशोक गहलोत जबरदस्त मूड में दिखाई दे रहे हैं। कैबिनेट बैठक भी करने वाले हैं 7:30 बजे। ये रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। श्री सचिन पायलट जी को उप मुख्यमंत्री मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है। बहुत बेआबरू करके ऐलान हुआ। राजस्थान संकट पर दिल्ली वाली टीम ने 2004 में दौसा से सबसे कम उम्र के सांसद बनने वाले सचिन पायलट को राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया। ये सचिन के सच पर गहलोत के जादू की जीत थी। श्री सचिन पायलट जी को, श्री विश्वेंद्र सिंह जी को और श्री रमेश मीणा जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है। इधर पार्टी की तरफ से सख्त कदम के बाद गहलोत का हौसला 7वें आसमान पर था। उन्हें 1.5 साल के अपने ही डेप्यूटी के कोलाहल से मुक्ति दिख रही थी। खुलकर बरसने लगे। मजबूर होकर के हमारे 3 साथी, वो साथी, मैंने कोई शिकायत उनकी नहीं करी हाईकमांड को, इनको हटाओ। उसके बावजूद भी उनका जो रवैया रहा है 3 महीने से, 6 महीने से, आप देखते आ बैल मुझे मार जो कहावत है, उस रूप में इन्होंने पेश किया अपना आप। रोज ट्वीट करते हैं, रोज
स्टेटमेंट देते रहते हैं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद अशोक गहलोत राज्यपाल से मिलने पहुंचे। अशोक गहलोत ने मौजूदा राजनीतिक हालात के बारे में राज्यपाल कलराज मिश्र को जानकारी दी और बताया कि मंत्रिमंडल में शीघ्र ही बदलाव संभव है, क्योंकि बगावती रुख अपनाने वाले सचिन पायलट सहित 3 नेताओं को मंत्री पद से हटा दिया गया है। सचिन पायलट ने विवाद शुरू होने के बाद पहली प्रतिक्रिया दी। कहा, सत्य को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने अपने ट्विटर प्रोफाइल से कांग्रेस का नाम हटा दिया। बीजेपी ने कांग्रेस की कलह के बीच अपना सियासी मोर्चा संभाल लिया था। गुलाब चंद कटारिया ने घोषणा कर दी कि गहलोत की सरकार अल्पमत में है, मंत्रिमंडल विस्तार से पहले सरकार फ्लोर टेस्ट कराए। अगर दम है तो पहले हाउस के फ्लोर पर अपना बहुमत साबित करें और उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार करें तो जनता में एक अच्छी प्रतिक्रिया जाएगी। बीजेपी सचिन पायलट को अपने खेमे में लाने की कोशिशों में जुट गई। बीजेपी नेता ओम माथुर ने खुले संकेत दिए कि पार्टी के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। नहीं, देखिए, पार्टी के दरवाजे तो सबके लिए खुले रहते हैं। अगर वो पार्टी की विचारधारा को प्रसंग होकर के आते हैं तो दरवाजे सबके खुले रहते, और दरवाजे खुले नहीं होते तो पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी थोड़ी बनती। राजस्थान से भारत सरकार में मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, एक फ्लॉप फिल्म चलाने में लगे हुए हैं अशोक गहलोत। न हमारा कोई मंतव्य है, न हमने कुछ किया है, न हमारी कोई इस तरह का करने की हमें कोई विचार भी कहीं है। केवल और केवल ये अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए हमारे माध्यम से जो है प्रहार कर रहे हैं। और प्रहार किस पर हो रहा है? तो हिंदी की एक फिल्म में गाना होता था, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। निगाहें कहीं और है, निशाना कहीं और है। इधर कांग्रेस पार्टी के भीतर भी कुछ युवा नेता खुलकर सचिन के समर्थन में दिखे। कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने सचिन के पक्ष में ट्वीट किया, सचिन सिर्फ मेरे काम में साथी नहीं बल्कि मेरे दोस्त भी है। कोई उनसे इतने सालों तक उनकी कड़ी मेहनत का श्रेय नहीं छीन सकता। मैं चाहता हूं कि किसी तरह से स्थिति संभाली जाए। बात इतनी बिगड़ गई, ये दुख की बात है। सचिन ने फिलहाल अपने पत्ते खोले नहीं हैं। उनके अगले कदम पर अटकलें ही लगाई जा सकती हैं। आखिर क्या फ्लोर टेस्ट आने की नौबत में अपने खेमे के विधायकों के साथ गहलोत सरकार को गिरा पाएंगे सचिन पायलट? अगर वो बीजेपी से हाथ मिलाते हैं तो क्या वो मुख्यमंत्री पद से कम में मानेंगे? और क्या बीजेपी वसुंधरा राजे सिंधिया की मौजूदगी में उन्हें ये पद देने का रिस्क मोल लेगी? पिता की मौत के बाद जिस कांग्रेस का दामन थामा था, सचिन पायलट के लिए उसका हाथ छूट गया है। बागी सचिन के लिए ये स्वाभिमान की लड़ाई है और गहलोत गद्दी को बचाने में लगे हैं। बीच में बीजेपी काम पर है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन खेड़ा जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। सबसे पहले सांसद महोदय जी के पास ही चलते हैं। सुधांशु जी, काम पर लग गए हैं आप लोग राजस्थान में। आप भी राजस्थान चुनाव के वक्त बहुत सक्रिय थे। क्या समझ में आ रहा है, कैसे क्या गुंजाइश बनती है? बीजेपी में आप उन्हें ले आएंगे या फिर आपकी नजर फिर से चुनाव पर है? फ्लोर टेस्ट चाहते हैं, क्या चाहते हैं? देखिए, मैं राजस्थान में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में सह प्रभारी के रूप में रहा। जहां तक फ्लोर टेस्ट की बात है तो हमारे नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जी ने कहा है कि भाई, राजनीति में नैतिक और राजनीतिक संवैधानिक तीनों पक्षों की बात रहती है। वो अपनी संवैधानिक दृष्टि से विजय सिद्ध कर दे, तब वो नैतिक दृष्टि से जो राजनीतिक परिवर्तन करना चाहे उसके लिए वो अधिकृत है, कोई समस्या नहीं। और अंजना जी, जो मैं अभी देख रहा था, जैसा अभी गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने एक बात बोली, फिल्म वाली बात, मुझे कभी कभी लगता है कि जो कुछ घटित हो रहा है वो कई बार हिंदी फिल्मों के सीक्वेंस की तरह कि 25 साल पहले 1995 ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और सचिन पायलट जी दोनों के पिता युवा नेता थे। दोनों के साथ क्या हुआ था, और कभी कभी उसमें दिखाते थे ना कि राजा के साथ या जमींदार के साथ, जागीरदार के साथ, उसके बावजूद उनका परिवार लॉयल्टी निभाता हुआ रहता है। 25 साल बाद वही तिरस्कार, उसी प्रकार का अपमान उनके बेटों के साथ। तो ये दर्शाता है कि सदी बदल गई, पीढ़ी नई, सदी नई, परिवार वही, सोच वही। समस्या यह है कि आज के इस प्रकरण पर मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, राजस्थान के इस प्रकरण पर, कि इस विषय पर तात्कालिक रूप से यद्यपि यह पूर्णतः अंदरूनी मामला है कांग्रेस पार्टी का, अशोक गहलोत जी आंतरिक द्वंद्व में विजयी होते प्रतीत हो रहे हैं, परंतु उसी के साथ साथ कांग्रेस में युवा नेतृत्व के विषय का निर्णायक पटाक्षेप होता दिख रहा है। आप देखें, विगत 4-5 वर्षों में पूर्व में हेमंता विश्व शर्मा
पश्चिम में संजय निरुपम और अल्पेश ठाकुर, दक्षिण में जगन मोहन रेड्डी, मध्य में ज्योतिरादित्य सिंधिया और अब उत्तर में सचिन पायलट। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, सेंट्रल, हर जगह साफ हो गया कि युवा नेतृत्व के लिए अब कोई जगह नहीं है, केवल परिवार के प्रति निष्ठा व्यक्त करने के अनुसार होगा। हर केस का हम केस बाय केस व्याख्या सबकी कर देंगे, वहां आसाम की व्याख्या करेंगे, वहां मध्य प्रदेश की व्याख्या करेंगे, वहां आंध्र की व्याख्या करेंगे, परंतु सबकी समेकित व्याख्या यानी एक इंटीग्रेटेड एक्सप्लेनेशन सिर्फ ये है कि टैलेंट के लिए अब कांग्रेस में स्थान नहीं है। इस विषय ने यह निर्णायक रूप से स्थापित। ठीक है, पवन खेड़ा जी, प्रिया दत्त, जितिन प्रसाद, दीपेंद्र हुड्डा, कई ऐसे युवा नेता हैं जो खुलकर दुख का इजहार कर रहे हैं, कह रहे हैं महत्वाकांक्षा गलत चीज नहीं है, जो कह रहे हैं कि जो हुआ है गलत है, वक्त पर इसे आपको संभालना चाहिए था। यह आवाज क्या आप लोगों तक पहुंच रही है और इसका कुछ अर्थ है आप लोगों के लिए? अंजना जी, हम सब दुखी, मैं भी दुखी हूं, मेरे भी मित्र रहे सचिन पायलट जी और आगे भी रहेंगे और काबिल नेता हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। हम सब दुखी हैं और महत्वाकांक्षा बुरी बात है ये कौन कह रहा है? बिल्कुल बुरी बात है। किस विचार पे मतभेद किस बात पर है? क्या इस बात पर है मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, या इस बात पर है कि कोरोना से जंग ठीक नहीं लड़ी गई? काश इस बात पे होता, तब इस पे चर्चा भी हो सकती, या किसी नीति पर होता, या विचारधारा पर होता कि नहीं अशोक जी आप कांग्रेस की विचारधारा को अच्छी तरह से नहीं लागू कर पा रहे, मैं और अच्छी तरह कर सकता हूं। बिल्कुल अच्छी बात है, कहना चाहिए था, लेकिन ऐसी तो बातें हमने नहीं सुनी किसी के भी मुंह से। तो फिर महत्वाकांक्षा होना और पूरे देश पर एक संकट के बादल हैं, कोरोना का संकट है, सीमाओं पर संकट है, अर्थव्यवस्था में संकट है, ऐसे में महत्वाकांक्षा की टाइमिंग भी होती है अंजना जी। और हर पार्टी में, सुधांशु जी की भी पार्टी में मैं कोई छोटी टिप्पणी नहीं करना चाहता, सुधांशु जी ने की, मैं उसका जवाब बाद में दूंगा। इनकी पार्टी में भी एक प्रक्रिया होती है, हमारी पार्टी में भी एक प्रक्रिया होती है कि भाई नंबर्स किसके साथ है। अगर एमएलए चुनते हैं अशोक गहलोत जी को राजस्थान में या कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश में, तो फिर कहा जाता है कि नहीं कांग्रेस नेतृत्व ने गलत चॉइस कर ली। और अगर मान लो उन एमएलए की बात को दरकिनार रखते हुए कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व किसी को थोप देता, तो सुधांशु जी कहते रहे दिल्ली से थोपा जा रहा है। तो सुधांशु जी ऐसे ना राजनीति चलती है, ना कोई संगठन चलता है। लेकिन कम से कम हमारा संगठन पवन जी अभी बताइए कि सरकार वहां कैसे बचाइएगा, क्योंकि जो परिस्थिति बन रही है उसमें बीजेपी का कहना है फ्लोर टेस्ट कीजिए, कहीं गहलोत जी अल्पमत में नहीं चले जाएं, क्योंकि जो परिस्थिति है हमारे सहयोगी, फिर आपको बता रही हूं ग्राउंड रिपोर्ट जो वो बता रहे हैं, मामला डगमगाया हुआ है। अंजना जी, जो गुलाबचंद कटारिया जी कैमरा के सामने बोलते हैं कि फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, जाए ना, मांग कर लें, हाउस में मांग कर लें, राज्यपाल को कह दें, प्रक्रिया तो होती है ना, कोई नियम तो होते हैं, या सिर्फ टीवी पर आकर कह देना और हम टीवी पर उनको जवाब दे दें? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमें मालूम है हमारे पास कितने लोग हैं, 109 के 109 हस्ताक्षर है, हमें कोई दिक्कत नहीं इसमें, जिसको जितना फ्लोर टेस्ट की मांग करनी करे और नियमानुसार जो टेस्ट जहां होना होगा होगा। बात वो नहीं है, बात यह है कि प्रक्रिया, पार्टी के भीतर की प्रक्रिया, असेंबली के भीतर की प्रक्रिया, प्रक्रियाओं पर ही तो देश चलेगा या प्रतिक्रियाओं पर चलेगा? सुधांशु जी, आपके यहां प्रतिक्रियाओं पर चलता होगा, आप बड़ी बात कर रहे हैं नौजवान नौजवान नौजवान। अशोक गहलोत की उम्र और मोदी जी की उम्र में 1 साल का फर्क है और अशोक गहलोत जी मोदी जी से 1 साल छोटे हैं। अशोक गहलोत जी आपको बुजुर्ग नजर आ रहे हैं और मोदी जी नौजवान नजर आ रहे हैं। सुधांशु जी, क्या हो गया ये आपको? ये राज्यसभा में जाते ही कोई चश्मा पहन लिया आपने, तो ऐसी बात भी मत करिए। कांग्रेस पार्टी, अंजना जी, एक ऐसी पार्टी है जिसने उम्र, तजुर्बे और नौजवान शक्ति, ऊर्जा का सामंजस्य बैठा, बहुत अच्छा बैठाया। 2004 से 2014 तक सबने देखा। ठीक है, ये आपने कल भी मुझे बताया, इन्होंने भी नहीं बैठाया। ठीक है, कल भी आपने बताया था। एक बार सुधांशु जी से जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले ये विधायक क्या आरोप लगा रहे हैं आपको सुनाते हैं, क्योंकि कुछ विधायकों की तरफ से जो आरोप लगाया जा रहा है उसमें यहां तक कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी हमें बंधक बना रही है। इसका क्या अर्थ है पवन खेड़ा जी? पवन खेड़ा जी, इसका क्या अर्थ है? आप कैसे सरकार बचाएंगे? सुधांशु जी, माफी के साथ एक सवाल एक्स्ट्रा उनसे पूछ रही हूँ, ऐसे बचाएंगे आप सरकार? आप पहले सुधांशु जी को मौका दे दीजिए, माफी मत मांगिए, आपका अधिकार है किसी से भी पूछने का। मैं तो बार बार कह रहा हूं, अगर सुधांशु जी की पार्टी या कोई अन्य भी चाहता है कि फ्लोर टेस्ट हो, उनको कहिए प्रक्रिया के तहत फ्लोर टेस्ट की मांग करें, फ्लोर टेस्ट में देख लेंगे आप कि कौन कैसे किसको वोट देता है।
हमें तो कोई आपत्ति है नहीं, ना कोई डर है। अब आप कहीं से किसी ने कोई वीडियो जरूर भेजा है, मेरे पास भी आया कि भाई ये एमएलए ये कह रहे हैं, देख लीजिए उस पार्टी के तमाम एमएलए अगर हमारे साथ न हो, छोटू भाई वसावा ने तो इनकी पार्टी में राज्यसभा में चुनाव में इनको मदद की, लेकिन उनकी पार्टी के तमाम एमएलए जो कांग्रेस राजस्थान के और मेरे इलाके के, मेरे ही मेवाड़ अंचल के बगल के हैं, तो मैं तो जानता हूं उन्हें। कहीं भी कोई अशोक गहलोत के खिलाफ जाने को एक भी उनमें से तैयार नहीं है, तो मैं निजी तौर पे जानता हूं क्योंकि मैं भी सबसे संपर्क में रहता हूं। उनका कहना है कि उनकी पार्टी सही तरीके से चल रही है, आप अपने अंदर देखिए, वो संभाल रहे हैं मामला, और यहां पर सारी महत्वाकांक्षा मुख्यमंत्री बनने की थी जिसमें एक ही व्यक्ति बन सकता था, लेकिन वो बाइट आ गई है, जरा सुना देते हैं, उसके बाद चर्चा आगे लिए चलेंगे। सुनिए ये जो विधायक आरोप लगा रहे हैं, जिस वीडियो का आप भी जिक्र कर रहे थे पवन जी, सुनिए। जरूर। मैं राजस्थान विधानसभा का 84 विधानसभा क्षेत्र से विधायक हूं, और वर्तमान में जो राजस्थान में स्थिति पैदा हो चुकी है, अभी ये हाल है कि हमें एक तरह से कैद कर रखा है, क्योंकि आज 3 दिन हो गए हमारे एमएलए क्वार्टर पे थे, कई लोग कह रहे हमारे साथ चलो, और आज पुलिस प्रशासन की 3 से 4 गाड़ियां हमारे साथ लगी है। मैं क्षेत्र के लिए निकला, लेकिन वो लोग निकलने नहीं दे रहे हैं, और चारों तरफ गाड़ियां लगा दी हैं, और मेरी गाड़ी की चाबी भी ले ली गई है। ये 2 भारतीय ट्राइबल पार्टी के माननीय विधायक हमारे साथ हैं। मैं आपको ये तयशुदा बता रहा हूँ कि जब वोटिंग होगी, जहां जरूरत होगी वो कांग्रेस पार्टी को वीडियो दिखाऊं जो कह रहे हैं। मुझे जो मेरी उनसे निजी तौर पे बात हुई है, उन्होंने बोला हम तो कांग्रेस को वोट देने वाले, कांग्रेस के साथ रहेंगे। वीडियो पे कुछ दावे कुछ, पवन खेड़ा जी ने इसका जवाब दे दिया है। सुधांशु जी सवाल ये है, वो कह रहे हैं कि आप अपनी अंदर देखिए, हम परिस्थिति को संभाले हुए हैं, और अशोक गहलोत को हल्के में आंकना भी गलती होगी। सुधांशु जी, ये आप भी जानते होंगे, बड़े माहिर हैं, और खुल के कह रहे हैं कि मैं मध्य प्रदेश का, मतलब उन्होंने ऐसे औपचारिक रूप से नहीं कहा है, लेकिन वो अपने आप को कमलनाथ के मुकाबले तो कम से कम बहुत माहिर मानते हैं, जादू वाले। नहीं, अरे भाई जो माहिर होता है और बहुत सारी चीजों में माहिर होता है, वही वहां पर पद दिया जाता है। इसीलिए तो प्रतिभा एक तरफ है, और जिसे कहते हैं माहिर होना, वो ज्यादा बड़ी योग्यता होती है। अब मैं दूसरी बात कहता हूँ, आप बिंदुवार जवाब देता हूँ। हमारे मित्र पवन खेड़ा जी ने कहा वो तो स्वयं राजस्थान से इतना नजदीकी ताल्लुक रखते हैं, मूलतः वहां के हैं, तो इनको बहुत अच्छी पकड़ होगी। परंतु ये बताइए कि होटल में, करीबी कारोबारी के होटल में 2-2 बार प्रकारांतर से फ्लोर टेस्ट करवाते हैं संख्या का, और सदन के पटल के लिए कहते हैं प्रक्रिया के तहत आप बुलाइए तो हम कर लेंगे। साहब, प्रक्रिया के तहत आप सबको बुलाइएगा तो उस समय बिल्कुल वो भी होगा, परंतु होटल के फ्लोर पर प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं महसूस की गई, सदन के पटल पर प्रक्रिया की। अब हमारे यहाँ की जो उन्होंने बात की, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार राष्ट्रीय सचिव बने थे 1990 में, 38 साल उम्र थी। जब मुख्यमंत्री बने तो 50 साल उम्र थी। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, 60 साल भी उम्र नहीं है। जब अमित शाह जी बने थे 49, जब नितिन गडकरी जी बने थे 52, जब राजनाथ सिंह जी बने थे 54, और किसी को नहीं पता था कौन कब अध्यक्ष, जब वेंकैया जी बने थे वो भी 54-55 के थे। ये होता है नैसर्गिक युवा नेतृत्व को बढ़ाना। आप 2020 में नहीं बता सकते 2030 में भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, मैंने पिछले 20 साल के बता दिए, और ये सब 50s में बनाए गए। अगर आपके यहाँ यह तय है कि एक ही परिवार का बनेगा, और हो सकता 40 में ही बन जाए। भाई 40 में तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन लिए थे, 2 साल पहले सांसद थे। आपके राजीव गांधी जी बन गए, और राहुल गांधी जी अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तब तक तो छोड़ दिए भैया। तो सुधांशु जी, तो मैं इसलिए कह रहा हूं, हमारी पार्टी 2004 में जब टिकट मिला सचिन पायलट को, तो वो भी सबसे कम उम्र के सांसद बने, उन्हें भी अध्यक्ष बनाया गया। पिछले 6 साल से वो अध्यक्ष है। बीते दिन से सीएलपी टालकर आज तक के लिए आगे बढ़ाया गया, टाइम दिया गया पार्टी की तरफ से। अब अगर कोई नाराज है तो फिर बियॉन्ड पॉइंट क्या कर सकते थे वो? देखिए, एक बात पे मैं, सचिन पायलट को सबसे युवा सांसद बने थे। देखिए, एक बात पर मैं कहना चाहूंगा पवन खेड़ा जी से, उनकी ये बात सही है, किसी भी पार्टी में मतभेद हो सकता है, और मैं कोई ये नहीं कहूंगा टीवी चैनल में बैठ के कि हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई मतभेद होता ही नहीं, मगर अंतर है। जो अटल जी कहते थे ना, मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। मनभेद कब नहीं होता? जब आपका मन किसी चीज में लगा होता है। मन किस में लगता है? विचारधारा। विचारधारा 2 ही होती है, जिसे आज कहते हैं, हम तो राष्ट्रवादी कहते हैं, ये लोग राइट विंग या लेफ्ट विंग कहते हैं। इमोशनल अटैचमेंट, तो आप एक लिमिट से ज्यादा नहीं जा सकते।
इसलिए आप पार्टी के बाहर भी अगर चले जाते हैं तो वापस आकर क्या कहते हैं? कल्याण सिंह जी राजस्थान के गवर्नर रहे थे, जब पार्टी छोड़ने के बाद वापस आए थे, उनसे दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि आप क्यों आ गए, तो उन्होंने कहा, सूरदास का वह पद बोला था, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। तो हमारे यहाँ इस प्रकार यह मतभेद या किसी प्रकार का विषय सॉल्व कर लिया जाता है। आपके यहाँ समस्या सॉल्व नहीं हो रहा। और युवा की बात है, अशोक गहलोत जी को जब पहली बार टिकट मिला था 1980 में, 28 साल के थे कि नहीं? और संजय गांधी जी ने सबको दरकिनार करके और जोधपुर के पुराने लोगों को दरकिनार करके टिकट दिया था कि नहीं? बोलिए। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जब आप सही समय पर अपने लोगों को समझाते हैं, और जो महाराजा लोग जो पहले टिकट पा रहे थे उनको समझाया गया था, सेटल कर लिया गया था। तो बस यहाँ पर यही समस्या है, यहाँ चाहा जा रहा है कि वो भावना विचारधारा के लिए नहीं, वो भावना परिवार के लिए हो, और वो समर्पण परिवार के लिए नहीं उत्पन्न हो पाता है। और मैं ईमानदारी से कहूंगा, नेहरू जी और इंदिरा जी तक तो चलो योग्यता लोगों को दिखती थी, आज के नेतृत्व में आप सोचें कि कोई आस्था रखकर काम कर लेगा तो यह असंभव। ठीक है, यही सवाल पूछेंगे पवन जी से, लेकिन उससे पहले रमेश मीणा क्या कह रहे हैं एक बार आपको सुना देते हैं, फिर पवन जी कॉन्टेक्स्ट मिलेगा हमें अगले सवाल का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सराहा गया कि अच्छा कार्य राजस्थान में हुआ और ईमानदारी से काम किया मैंने, उसका नतीजा मुझे ये मिला कि उन्होंने बर्खास्त किया। ऐसा कौन सा हमने पार्टी के खिलाफ या कोई ऐसा अनियमितताएं की या पार्टी के खिलाफ गए, हमारी नाराजगी थी तो हमने पार्टी के मंच पे बात रखी, और पार्टी के मंच पे जो बिंदु थे उनके लिए वही कि हमारी समस्याओं का समाधान करें, जनता से जुड़ी हुई समस्याएं, गरीब से जुड़ी हुई समस्याएं। क्या अनुशासनहीनता की थी, पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए पवन खेड़ा जी। और जो वो कह रहे हैं कि ये जो मौजूदा गांधी परिवार है जिसके आस्था के साथ आप लोग चाहते हैं कि हर कोई जुड़ा रहे और जुटा रहे, वो मुमकिन नहीं है। नहीं, ये तो सुधांशु जी की अपनी सोच होगी कि कौन क्या चाहता है, उन्हें क्या मालूम। हमारी पार्टी में हमारे क्या पैमाने होते हैं वो छोड़िए। सुधांशु जी, आपको नहीं समझ में आएगा, और मैं इसमें आपको ब्लेम भी नहीं कर रहा। कांग्रेस पार्टी करोड़ों आंदोलनों का एक समागम है, करोड़ों क्रांतियां उसमें शामिल हैं, मेरी भी क्रांति, करोड़ों जुनून उसमें शामिल हैं। आपको नहीं समझ में आएगा, शाखा वाली पार्टी नहीं है। आप कहते हैं हम नहीं बता पाएंगे कि अगली बार कौन बीजेपी का अध्यक्ष होगा, बिल्कुल नहीं बता पाएंगे, ना ही बताना चाहते हैं, ना हमारी कोई रुचि है, लेकिन इतना जरूर बता पाएंगे कि रिमोट कंट्रोल फिर भी नागपुर ही के हाथ में होगा। अगले साल भी, पिछले साल भी था, और आने वाले 20-30 सालों तक भी रहेगा। तब तक ये विचारधारा आपकी रहेगी नहीं, लेकिन अगर जब तक रहेगी तब तक रिमोट कंट्रोल रेशीम बाग नागपुर से ही होगा। तो इसलिए आपको दूसरों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आपके यहां भी कोई चुनाव नहीं होता है अध्यक्ष पद का। आज भी जेपी नड्डा जी संघर्षरत हैं अपने आप को अध्यक्ष साबित कराने में। आपके मुख्यमंत्रियों की अगर फेहरिस्त निकालें तो उम्र देख लीजिए, कौन है 40 साल का, बताइए। अच्छा, मीणा जी की बात का जवाब दीजिए। 63 रमेश मीणा जी की बात का जवाब दूंगा। राजस्थान पे रहते हैं सर, सुधांशु जी ने भी कुछ बातें रखी, उनका भी जवाब दूंगा। तो आप सुधांशु जी दोनों संगठनों की तुलना ना करें, क्योंकि उसमें हमारा अपमान होता है। हम आंदोलन से जन्मी हुई पार्टी हैं। जब भी हम आपकी राह पर चलेंगे हम गिर जाएंगे। हम आपकी तरह शाखा वाले नहीं हैं कि डंडा मार के ही सीधा होते हैं। हम लोग अपना विचार रखते हैं। आज भी सचिन पायलट जी को पूरा अधिकार था कि वो अपनी बात खुले मन से रखें, उनको मौके भी दिए गए, एक बार नहीं अनेक बार। वो बीजेपी के बहकावे में आ गए हैं पवन जी, वो बीजेपी के बहकावे में आ गए हैं। नहीं, अब ये तो अगर एफआईआर हुई, 2 लोग बीजेपी के नेता राजस्थान में जो गिरफ्तार हुए हैं, उनकी सीडीआर्स हैं, उनके पास जो बात हो रही, जो कार्रवाई होगी, सबको दिखेगा कि कौन क्या प्रयास कर रहा था। पर ये भी तो सुधांशु जी को भी फिर अपनी शक्ल छिपानी पड़ेगी। पवन जी ये सोचिए कि आप इतना संभल कर बोल रहे हैं। एक सेकंड सर, एक सेकंड आप इतना संभल कर बोल रहे हैं, आप इतना संभल कर बोल रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत तो पहले से कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार गिरानी है, राजस्थान की सरकार गिरानी है। देश भी तो देख रहा है, जनता भी चुनती है, वोट देती है, वो बेवकूफ नहीं होती। वो भी देख रहे हैं कि कौन किसकी क्या प्राथमिकता है। करने दीजिए इनको प्रयास। अशोक गहलोत का रवैया सही है। आप इतना संभल कर बोल रहे हैं, वो कहते हैं वो तो पहले से ही बीजेपी के पीछे पड़ गए हैं, बीजेपी की साजिश में फंस गए। मौका दिया गया, प्लेटफॉर्म्स पे बात करिए, सबको सब तरह के मौके दिए गए। बात अशोक गहलोत की रवैये की या सचिन पायलट की रवैये की नहीं, बात है कि हर संगठन एक प्रक्रिया से चलता। अगर वो प्रक्रिया वो कोई भी तोड़े, मैं आज दावे से कह सकता हूं, मेरे संगठन की प्रक्रिया अगर सोनिया गांधी या राहुल गांधी भी तोड़ें
तो वो भी गलत माना जाएगा, गलत होगा। ये बात मैं तो खुलकर कह सकता हूं, सुधांशु जी नागपुर से पूछे बगैर नहीं कह पाएंगे। इसलिए ठीक लगा बात लीजिए, प्रक्रिया की करिए। पवन जी, 135 ठीक साल लगा पुराना लीजिए। संगठन है, तभी पवन जी, जिंदा ठीक रहा, लगा इतने साल लीजिए। उनकी प्रक्रिया को कैसी समझता बात है, कर रहे हैं प्रक्रिया सर? का सम्मान करता है। कैसी बात कर रहे हैं आप पवन जी? ठीक लगा लीजिए। राहुल गांधी ने उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा ऑर्डिनेंस को फाड़ा था, क्या कार्रवाई की आपकी पार्टी ने? देखिए बात, अच्छा मुझे आप ये बता दीजिए खुलकर, क्या आप उस ऑर्डिनेंस के पक्ष में थी या सुधांशु जी उस ऑर्डिनेंस के पक्ष में हैं? क्या ये अनुशासनहीनता नहीं है? तो या तो आपकी सरकार गलत थी या फिर राहुल गांधी। सांसद वहां से ये भी साबित हो जाता है अंजना जी कि अगर जो आरोप हम पर लगाया जाता है कि गांधी परिवार के हाथ में रिमोट कंट्रोल था मनमोहन सिंह जी की सरकार का, अगर रिमोट कंट्रोल होता तो वो ऑर्डिनेंस पास ही नहीं होता ना। राहुल गांधी तो फोन उठाकर मना कर देते ऑर्डिनेंस पास नहीं होना चाहिए। तो बोलने से पहले सुधांशु जी को भी सोचना चाहिए। बार बार आरोप लगाते ऑर्डिनेंस फाड़ दिया। हमारे यहाँ ये आजादी मुझको भी है कि अगर मैं अपनी पार्टी के किसी निर्णय के खिलाफ कर उसके बारे में बोल सकता हूँ, खुले मन से बोल सकता हूँ और मेरी बात सुनी जाती है। मैं इसीलिए इस पार्टी में बड़ा गर्व से रहता हूँ। मैं डर के मारे नहीं रहता जैसा सुधांशु जी को घबराहट में रहना पड़ता है, बार बार फोन नंबर बदलने पड़ते हैं, बार बार फोन पे बात करने से घबराना पड़ता है। हमारे यहाँ ऐसा कोई परंपरा नहीं है। देखिए पवन जी ने ये बात कही, कैसी बात ये कह गए? ये बताइए, अध्यादेश फाड़ने से अध्यादेश खत्म हो जाता है क्या? कितना लोग सड़कों पे फाड़ते हैं ना, वापस लेना पड़ता है कैबिनेट को। तो आखिर में कैबिनेट ने वापस लिया था। और ये अगर आप कहें कि राहुल गांधी जी की वो हैसियत नहीं थी कि अगर वो मनमोहन सिंह जी को फोन करते कि वापस ले ले, और वो वापस नहीं होता, फाड़ने से ही वापस होना था, तो मेरे विचार से यह चरित्र सभी लोग समझते हैं। इसीलिए वहां पर अध्यादेश फाड़ना सिर्फ परिवार की सर्वोच्चता का एक विभत्स प्रदर्शन था सार्वजनिक स्थल पर कि प्रधानमंत्री की कोई हैसियत नहीं है, हमारी ये हैसियत है। जो एक था, आपने विचारधारा की बात कही, आपने हमारे दबने डरने सबकी बात कही, मैं वो भी बात आपकी पूरी तरीके से करता हूं। विचारधारा के लिए तो अशोक गहलोत जी जबरदस्त काम कर रहे हैं। किसानों का पूरी तरीके से खर्चा माफ नहीं हुआ। आपने कहा था जवानों को, बेरोजगार नौजवानों को 5,000 रुपया भत्ता देंगे, अभी तक भत्ता नहीं मिला है। आयुष्मान भारत योजनाओं को ढंग से लागू नहीं किया गया है और आपने उससे पहले भामाशाह योजना को बंद कर दिया है। तो हकीकत क्या है कि नौजवान परेशान है, किसान हलकान है, रोगी भी हैरान है, और महाराणा प्रताप से ज्यादा अकबर महान है। ये आपकी किताबों में आजकल विचारधारा खिदमत तो पूरी तरीके से अशोक गहलोत जी कर रहे हैं, उसमें कोई समस्या की बात नहीं है। और रिमोट कंट्रोल की बात है तो मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, महात्मा गांधी तो सरकार का हिस्सा नहीं थे, तो जब पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपया देना था तो कैबिनेट प्रस्ताव पारित करने के बाद काहे गई थी उनके पास, और क्यों उनके कहने वापस कर लिया था? क्योंकि वो विचार और प्रेरणा के स्रोत। ठीक है, हमारे यहाँ विचार और प्रेरणा का स्रोत संघ है, और शाखा की आपने बात कही ना, 3 बार शाखाओं को जड़ मूल समाप्त करने का प्रयास किया, प्रतिबंध लगाया, मगर आप देखिए बढ़ती चली गई शाखाएं और बढ़ती चले गए उन शाखाओं से उठे हुए लोग, अटल बिहारी वाजपेयी जी और नरेंद्र मोदी जी, जिनको बरसों पहले जनता ने कहा ये प्रधानमंत्री होना चाहिए। इसलिए मैं एक पंक्ति में कहूंगा, हुई है वही जो राम रचि राखा, चाहे जितनी रोको शक। चलिए ठीक है, एक सेकंड में आ रही हूं पवन जी, उससे पहले सीधे लिए चलते हैं। सतीश पुनिया जी इस वक्त हमारे साथ राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष जुड़ रहे हैं। पुनिया साहब, ओम माथुर जी हो, शेखावत जी हो, सब खुला इशारा कर रहे हैं कि सचिन पायलट के लिए दरवाजे खुले हैं। क्या राजस्थान बीजेपी के भी वसुंधरा राजे सिंधिया जी के होने के बावजूद दरवाजे खुले हैं सचिन पायलट के लिए? मध्य प्रदेश में हुआ ना, शिवराज सिंह जी होने के बावजूद ज्योतिरादित्य आए ही हैं, तो कोई नई बात नहीं है। और हमने हमारे इस परिवार को, हम कैडर की पार्टी हुआ करते थे, मासेस की पार्टी बने हैं। हमारे यहाँ तो विचारधाराओं का संगम है, और जो इस राष्ट्रवाद के विचार के साथ जुड़ना चाहता है उसका स्वागत करते हैं। लेकिन केंद्र जैसा कहेगा उस निर्देश की अनुपालना हम निश्चित रूप से करेंगे, उसका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। लेकिन पुनिया साहब, उप मुख्यमंत्री तो सचिन पायलट थे ही, मुख्यमंत्री पद से कम में वो मानेंगे नहीं, फिर क्या होगा? आप भी एक दावेदार हैं, वसुंधरा राजे जी तो हैं ही पहले से। ये काल्पनिक प्रश्न है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि हमारे लिए प्राथमिकता ये है कि पिछले 1.25 साल से जो राजस्थान में अराजक सरकार है, आपको अपडेट होगा कि पिछले लॉकडाउन के दौरान भी 2 दर्जन से ज्यादा गैंगरेप की घटनाएं हुई हैं। गृह मंत्री जो मुख्यमंत्री हैं आज तक संज्ञान नहीं लिया है। जिस तरीके से कर्जा माफी की बात की किसानों की, उस पर एक शब्द बोले नहीं है।
पूरे तरीके से 1.25 साल का अराजक शासन है। कोरोना का पूरा कालखंड सरकार को बचाने में लग गया। सारे अफसर, सारे मंत्री, 2 बार बाड़ाबंदी पिछले 3 महीने के इस पूरे कालखंड के दौरान, उस सरकार को जाना ये हमारी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये हमारी प्राथमिकता नहीं है। पुनिया जी, लेकिन महत्वाकांक्षा महत्वपूर्ण रही है इस पूरे विवाद में, उससे आप आंख बंद नहीं कर सकते हैं। सचिन पायलट किन वजहों से नाराज हैं? आंख बंद नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरीके से सचिन पायलट की उपेक्षा हुई है, हाँ। कांग्रेस के इस रिजीम में इन नेतृत्व, रीढ़ विहीन जो नेतृत्व है सोनिया गांधी, प्रियंका, राहुल गांधी का, जिसमें कांग्रेस के ज्योतिरादित्य से लेके मिलिंद देवड़ा से लेके सचिन पायलट जैसे लोगों की उपेक्षा हुई। और जो पुराना कांग्रेस का इतिहास कहता है, उन्होंने बुजुर्गों का भी अपमान किया, बाबू जगजीवन राम को, नरसिम्हा राव को भी नहीं छोड़ा। ऐसी उपेक्षा से आहत जब कोई व्यक्ति होता है तो उसके सम्मान की हम रक्षा करेंगे। अच्छा पुनिया जी, पायलट जी के सम्मान की रक्षा के लिए क्या करेंगे और किस हद तक जाने को तैयार हैं, ये बताइए आज पुनिया जी। देखिए, मैंने कहा कि अभी तो कल काल्पनिक है, अभी जो परिस्थितियां बनी हैं उनकी ये विचित्र बात है कि किसी एक बड़े राष्ट्रीय दल को वो तोहमत हम पर लगाते हैं, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि किसी दल का प्रदेश अध्यक्ष को उसी का दल उसको बर्खास्त कर दे, उसकी बात नहीं सुनी जाए, ये उप मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर दे, मंत्रियों को बर्खास्त कर दे। इसलिए हम आंख मूंद कर नहीं रह सकते, हमें जनता के हक की बात करनी है। जिम्मेदार विपक्ष हैं और उस नाते राजस्थान की जनता को अराजकता में नहीं धकेल सकते। प्राथमिकता सरकार जाए, एक मजबूत स्थिर सरकार बने, किसकी बने, कब बने, ये मुझे लगता है कि थोड़ा वक्त है अभी। पुनिया जी, गहलोत जी तो कह रहे हैं कि 4 महीने 6 महीने से आप लोग लगे हुए थे उनकी सरकार गिराने के। 2 विधायकों के उनके पास सीडीआर भी हैं, रिकॉर्ड्स हैं कॉल के, जिससे ये साबित होता है कि आप लोग उनकी सरकार गिरा रहे थे। पूरी साजिश आप लोगों की है, आप लोगों के बहकावे में सचिन पायलट ने ये सब कुछ किया है। देखिए, किसी की अपनी कमजोरी को दूसरे के माथे दोष मढ़ना, ये साबित हो गया कि कांग्रेस का दिल्ली का आला कमान बिल्कुल लचर हो चुका है। 3.5 प्रदेशों में उनकी सरकार है और 3.5 प्रदेशों में राजस्थान जैसे बड़े प्रदेश की सरकार के 1.25 साल में मसले हल नहीं कर पाए, केवल बयानबाजी तक सीमित रहे। अशोक गहलोत जी चतुर हैं, इसलिए वो सचिन पायलट की मेहनत पर काबिज बेशक हो गए होंगे, लेकिन ये जिस तरीके से सरकार चलाई, पार्टी में विग्रह था, उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। ठीक है, एक आखिरी सवाल। अशोक गहलोत की सरकार अल्पमत में है, ये कटारिया साहब ने कहा, गुलाब चंद कटारिया ने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, वो कह रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट हो। कैसे होगा ये? आप लोग जाएंगे ये अपील लेके, या आप चाहते हैं कि वो, क्योंकि आज तो वो गवर्नर से मिलकर आए हैं, क्या होगी आगे की प्रक्रिया? और आपको क्यों लगता है कि अल्पमत में उनकी सरकार? वो तो 102 का 103 का दावा कर रहे हैं। नहीं, दावा कर रहे हैं, आपको सिर थोड़ी दिखाए हैं। लोकतंत्र में हेड काउंट होंगे और वो फ्लोर पे होंगे, जब भी होंगे, जैसे भी होंगे, जो डिमांड करेगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका सतीश पुनिया जी हमारे साथ शामिल होने के लिए और आज तक पर हमारे सवालों का जवाब देने के लिए। तो आपने उनकी तस्वीर साफ सुन ली है और पवन खेड़ा जी, उनका ये कहना है, आपकी ही अगली बारी भी थी, उनका ये कहना है कि शीर्ष नेतृत्व आपका इस पूरे मामले में नाकाम साबित रहा सचिन पायलट को संभालने में, परिस्थितियों को देखने में, जो अशोक गहलोत हावी रहे। और ये आज की बात नहीं है पवन खेड़ा जी, हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड से जो रिपोर्टिंग करते हैं बताते हैं कि कैसे हर कदम पर अशोक गहलोत ने सचिन पायलट की अनदेखी की, जो कि प्रदेश अध्यक्ष थे। जब स्वेरिंग इन होने वाला था, उन्हें जो स्थान गवर्नर के बगल में था वहां पर उनकी कुर्सी नहीं लगाई गई, उन्होंने खुद अपनी कुर्सी लगवाई। हर मकाम पर कोरोना के लिए जब सबसे पहले मीटिंग वगैरह बुलाई गई तो उनकी अनदेखी की, उन्हें बताया तक नहीं जाता था। हर कदम पर अशोक गहलोत ने ऐसा व्यवहार किया जिसकी वजह से सचिन पायलट के लिए वो एसओजी की 124 ए और 120 बी वाली चिट्ठी सबसे बड़ा अपमान साबित हुआ और फिर परिस्थिति इतनी खराब हो गई। अंजना जी, पुनिया जी बोले सम्मान की रक्षा करने के लिए वो आएंगे सचिन पायलट जी के सम्मान की रक्षा करने, मिलकर अडवाणी जी और जोशी जी के सम्मान की रक्षा पहले कर लेते। भूल जाते हैं ये लोग कि कीर्ति आजाद, नवजोत सिद्धू किसकी पार्टी से आए, ये भूल जाते हैं। और मेरे बड़े भाई सुधांशु जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ऑर्डिनेंस फाड़ा, ऑर्डिनेंस फाड़ा। अरे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, राजधर्म कहते कहते थक गए। मोदी जी ने नहीं माना क्योंकि अडवाणी जी का उन पर वरदहस्त था। हमने वो भी अनुशासनहीनता देखी और उस
जिस व्यक्ति ने वो अनुशासनहीनता की वो आज प्रधानमंत्री है, और जिसके बलबूते पर की उसको कोने में बैठा दिया है। तो आप हमें इस तरह के भाषण मत दिया कीजिए, ना आप न अपने पुनिया जी को भी कह दिया कि वो भी न दें। आप अंजना जी कह रही है कि सचिन पायलट जी की अनदेखी हुई, आप ही ने, मैंने नहीं कहा, आप ही ने अभी थोड़ी देर पहले बताया 26 की उम्र में पार्टी शामिल होते ही कुछ महीनों में 26 की उम्र में वो सांसद बने। ऐसा मौका मिला या नहीं मिला? 30 की उम्र में केंद्रीय मंत्री बन गए, ये भी मौका मिला। 34 की उम्र में प्रदेश अध्यक्ष बन गए, 40 की उम्र में उप मुख्यमंत्री बन गए। ठीक है, तो ये कह देना कि उनकी नजरअंदाज किया गया, मुझे नहीं लगता ये बात सही है। सुधांशु जी, ये बात एकदम गलत है। और पुनिया जी कहते हैं कि वहां सरकार बेकार चल रही है। अरे तो मोदी जी को समझाइए, वो क्यों तारीफ करते हैं गहलोत जी की सरकार? मोदी जी तो खुलकर बोल रहे हैं कोरोना में गहलोत जी ने बड़ा अच्छा काम किया। उन्हें मना कीजिए पुनिया जी को। ये अनुशासनहीनता तो इनकी पार्टी में सरेआम दिख रही है कि जहां प्रधानमंत्री तारीफ कर रहे हैं वहां पुनिया जी कह रहे हैं अशोक गहलोत जी की सरकार बेकार चल रही है। ठीक है, मैं इस पर आपस में जवाब तय कर लूंगी, लीजिए। सुधांशु जी से जवाब लूंगी, लेकिन सुधांशु जी एक सेकंड, हमारे साथ अदिति सिंह इस वक्त रायबरेली की एमएलए जुड़ रही हैं। अदिति जी, पहला सवाल आपसे यही कि आप पर भी ये आरोप लगाया गया कि आप कांग्रेस पार्टी की बात नहीं मानती हैं, आप पर डिफेमेशन तक का मानहानि का मामला सीएलपी की तरफ से लाया गया, जो स्पीकर ने बीते दिन क्वॉश किया है। क्या कांग्रेस पार्टी में अपने ही विधायकों, अपने ही नेताओं की शिकायतों के एड्रेसल के लिए कोई सिस्टम नहीं है? कोई शिकायत है आपको? क्या बताइएगा दर्शकों को। अंजना जी, देखिए, मैं बाकियों का तो नहीं बता सकती हूँ कि उनकी क्या समस्याएं रही होंगी, उनकी क्या प्रॉब्लम्स रही होंगी, क्या उनकी सुनवाई हुई या नहीं हुई। पर हाँ, बेशक जो मेरे साथ हुआ है वो सबके सामने है देखने के लिए। मेरी इकलौती बस ये गलती थी कि मैं 2 अक्टूबर को हाउस में जाके बोली, और उसके बाद उन्होंने मुझे, ऑफ कोर्स जो ट्विटर पे चलता है, खैर वो तो चले, जहाँ मुझे गंदी गंदी बातें बोली इनकी ट्रोल आर्मी ने, वो अलग बात है। पर आप डेफिनेशन केस ये 10th शेड्यूल में आता ही नहीं है। इन्होंने, मैं आपको एक सच बात बताऊं, इवन ऑन अ पर्सनल नोट, मेरे शादी के अगले दिन इन्होंने मुझे नोटिस सर्व किया। तो आई थिंक कुछ चीजें होती हैं जो राजनीतिक दायरे से भी हट के होती हैं, और उन्होंने उस चीज की भी कदर नहीं करी कि मेरी, मतलब लिटरली द डे आफ्टर माय वेडिंग आई वाज सर्व्ड विद अ नोटिस। और क्या मेरा जुर्म था कि मैं 2 अक्टूबर को हाउस में बोली, जिसके लिए मैं निर्वाचित हूँ। आई एम अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ उत्तर प्रदेश एंड इट इज माई ड्यूटी टू स्पीक इन द विधानसभा, इन द ऑनरेबल विधानसभा। और कल इसीलिए मैंने वो पोस्ट भी डाली थी ट्विटर पे, जिसका हम जिक्र कर रहे थे पहले, कि यू कैन नॉट, मतलब इसमें कोई जब साक्ष्य नहीं है, कोई सत्य नहीं है, इट इज कम्प्लीटली कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर मी टू हैव स्पोकन इन द विधानसभा। और अब ये सही भी है, क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी ने जो इन्होंने जो रिपोर्ट दी थी, या इन्होंने जो ऑब्जेक्शन फाइल किया था, उसको खारिज कर दिया, क्योंकि 10th शेड्यूल में कहीं भी ऐसी वो नहीं है कि आप हाउस में जाके बोल नहीं सकते। तो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। आपने ठीक है अदिति, आपने लगभग 24 घंटे पहले एक ट्वीट किया था कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, और आज सचिन पायलट ने भी वही ट्वीट किया। ऐसा लगता है कि सबकी व्यथा एक ही है। प्रिया दत्त खुलकर आई है, एक सेकंड, प्रिया दत्त खुलकर आई है, वो कह रही है महत्वाकांक्षा की वजह, महत्वाकांक्षा गलत नहीं है, हमने अपने पार्टी के 2 अच्छे नेताओं को खो दिया है, ज्योतिरादित्य और अब सचिन पायलट। दूसरी तरफ जितिन प्रसाद खुलकर आए हैं, सपोर्ट में ट्वीट लिख रहे हैं वो सचिन पायलट के लिए। क्या वाकई सत्य को कांग्रेस पार्टी में रहते हुए परेशान होना पड़ रहा है? अंजना जी, मैं बस ये कह सकती हूँ इस पर कि जिन नेताओं की आप बात कर रहे हैं, चाहे वो ऑफकोर्स जितिन प्रसाद जी हो, चाहे वो सचिन पायलट जी हो, सिंधिया जी हो, फॉर एग्जाम्पल, फॉर दैट मैटर इवन प्रिया दत्त जी, दीज गाइज वर इंस्पिरेशन फॉर पीपल लाइक मी टू जॉइन पॉलिटिक्स। जब ये लोग सदन में पहुंचे, ऑल दीज यंग गन्स, एजुकेटेड पीपल लाइक मी, कंट्री ओवर, मैं तो बस एक एग्जाम्पल हूँ, मैं एक उदाहरण हूँ, भगवान के पास आज मैं सदन में बैठी हूँ। बट जब इन लोगों के साथ ऐसे हालात होते हुए देखते हैं, फॉर वट एवर रीजन, मैं किसी पे ब्लेम गेम नहीं करना चाह रही, तो व्यक्तिगत लेवल पे हमें कष्ट होता है कि इतने अच्छे नेताओं को जब जो भी उनकी परेशानियां हो, बट द फैक्ट इज दैट दे आर बीइंग आउटेड और दे आर गोइंग आउट। कुछ ना कुछ तो कारण है, ताली एक हाथ से तो बचती नहीं है। एक आखिरी सवाल है आपसे, आपने बताया कि आपकी शादी हुई थी और उसके अगले दिन आपको ये नोटिस मिला, क्योंकि आपने
एक ऐसे दिन पर जिस दिन व्हिप जारी हुआ था, आप सदन में गई थी, आपने इसकी शिकायत की थी। जिस तरह से ये पूरा मामला और जिस तरह से आपको ट्विटर, सोशल मीडिया, हर जगह मलाइन किया जा रहा था, इन सब की शिकायत क्या आप अपने नेताओं तक, शीर्षस्थ नेताओं तक, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका, किसी तक पहुंचा पाई और उसका वहां पर कोई निवारण करने की कोशिश भी हुई? शिकायत मैंने कुछ बाकी चीजों की पहले करी थी, जिसका मुझे आश्वासन मिला था कि उनको निपटाया जाएगा, सुलझाया जाएगा। बहरहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो मैंने फिर शिकायत करना ही बंद कर दिया था। मैं शिकायत करने में बहुत ज्यादा बिलीव भी नहीं रखती हूँ। आई डोंट वांट टू जस्ट, आई एम अ फाइटर। मैं अपने खेत की समस्याएं एड्रेस करने के लिए सदन पहुंची हूँ और वही करने का प्रयास कर रही हूँ। आई डोंट बिलीव इन सिटिंग अराउंड एंड कंप्लेनिंग। ठीक है, धन्यवाद आपका अदिति हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात कहने के लिए। जल्दी से सुधांशु जी, लास्ट कमेंट आपकी तरफ से, वक्त की बहुत कमी है, 2 लाइन में, 2 लाइन। देखिए, एक जो चीज थी वो तो अदिति सिंह जी के बयान से भी दिख गई। इनके पिता अखिलेश सिंह जी, इनके परिवार बहुत नजदीक रहे थे, उससे पहले भी इनके परिवार का इंदिरा जी के साथ बड़ा नजदीकी रिलेशन रहा था। वही समस्या है, सब जगह बिल्कुल एक ही समस्या है कि युवा पीढ़ी और प्रतिभा को उचित सम्मान नहीं मिल रहा है। और जो अभी बहुत सारी बातें कही थी, मैं जवाब तो देना चाहता था पवन खेड़ा जी का, पर आपने कहा कि अब समय कम है, तो एक ही लाइन में कहूंगा कि राजस्थान में तो पवन खेड़ा जी, गौरव और सम्मान ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। वो पंक्ति याद रखिएगा, अब भी गौरव की करुण कथा हम सबको याद जवानी है, राणा तू इसकी रक्षा करे सिंहासन अभिमानी है। इसी के साथ ब्रेक पर जा रहे हैं सर, लौटते हैं फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए हल्ला। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।